हेलो वर्ल्ड चैंपियंस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज योर मास्टर टीचर विजय सेठिया। और आज मैथमेटिक्स का हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रहा है वन शॉट का, उसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, इंटीग्रेशन की सारी कहानी शुरू करते हैं। और मैं भी अपने एंड पे चेक कर लेता हूँ क्या मैं प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रहा हूँ हर एक बच्चे को। जल्दी से चेक कर लीजिए और चैट में लिख के बता दीजिए क्या मैं प्रॉपरली ऑडिएबल विजिबल हूँ। ठीक है, ऑलराइट। मेरे एंड पे मैंने चेक कर लिया है। अब आपके जो भी क्वेरीज वगैरह हैं फटाफट से बता दीजिएगा सब लोग। और इंटीग्रेशन को हम शुरू करने वाले हैं। इनडेफिनेट को पहले करेंगे, डेफिनेट को बाद में करेंगे, वन बाय वन, लेकिन दोनों को खत्म कर देंगे, है ना। दोनों को हम वन बाय वन खत्म करने वाले, राइट है। सब लोग तैयार हैं? सर जीरो से कर सकते हैं इसे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। जिन बच्चों ने अभी तक इंटीग्रेशन को लेकर के गुठली मार रखी है, थोड़ा सा मक्कारी की है इस चैप्टर में, वो भी बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से देख सकता है और यहाँ से जितना नंबर आप कबाड़ना चाहते हैं कबाड़ सकते हैं। नो डाउट ये एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चैप्टर है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वो छोटा पार्ट है लेकिन थोड़ा सा टफ साइड चला जाता है। ये पार्ट है तो आसान लेकिन थोड़ा सा लेंदी साइड चला जाता है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ने के लिए बहुत कंटेंट है हमारे पास, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो दैट्स वाई इंटीग्रेशन को लेकर बड़ा डर सा बना रहता है। उस डर को आज खत्म करते हैं और ये लास्ट रिवीजन वीडियो होना चाहिए आपका इंटीग्रेशन को लेकर के। इसके बाद सीधा जो 4 दिन का गैप बचेगा वहां पे हम बात करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने सारे दोस्तों को ये सेशन लिंक भेज दीजिए जिन बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको सेशन पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा? वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है। इस लिंक पे क्लास खत्म होने के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सॉर्टेड है सबको, एकदम सारी बातें क्लियर है सबको, दिखाई सुनाई दे रहा है सब कुछ। तो फिर शुरू करते हैं। तो देखो यार, सेशन फ्लो की अगर बात करें क्या क्या टॉपिक हम आज कवर करेंगे, तो पहले हम सारी कहानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की समझेंगे। इसमें सारे टाइप आ जाएंगे आपके, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसको आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर बात करेंगे और उस पर सारी कहानी को समझेंगे। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल गगन कर सकते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, उसको आप देख लो एक बार। एओडी तक की सारी कहानी हमारी हो चुकी है। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये इंटीग्रेशन का लेक्चर है। तो पुराने प्रीवियस वाले जो लेक्चर है उसको भी आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक की, तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कई बार इस डेफिनेशन से भी सवाल बन जाते हैं। मैं 2023 के कुछ 1-2 पीवाईक्यू कराऊंगा जिसमें आपको फंक्शन का डेरिवेटिव सामने लिखा हुआ है और कुछ अननोन पूछा है। तो बेसिकली वहां पे आपको दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। आराम से आप ये सारी बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, इस पर हम बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, कैसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐड करते हैं। ये सारी कहानी हर बच्चे को पता है, ठीक है, हर बच्चे को पता है बेटा। एनसीईआरटी के सवाल हम करेंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यूज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा। एनसीईआरटी के हर एक सवाल को नहीं करेंगे, हर वेराइटी के 1-1, 2-2 सवाल रहेंगे। उसमें एक सवाल आपका एनसीईआरटी का, दूसरा सवाल पीवाईक्यू का रहेगा। ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए भैया, अगर सॉर्टेड है तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं सीधा सीधा आपको फॉर्मूले की तरफ लेके चलता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं कि भैया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, क्यों उसको ऐड किया जाता है, उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करने की वजह से इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी कहानी हर बच्चे को पता है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कुछ बेसिक एल्जेब्रा है इंटीग्रेशन का, वो हमें समझ लेना चाहिए। जैसे कि पहले नंबर पे लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन। तो यार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर साथ साथ लिखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आंसर आपका फंक्शन आ जाता है। तो ये पहला पॉइंट हर बच्चे को पता होना चाहिए। अच्छा, इसी का दूसरा वाला जो पार्ट है वो सेकंड नंबर पे लिखा है। अब इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करना। सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। तो इसको हम लिखेंगे, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाएगा लेकिन आंसर जो आएगा वो आएगा फंक्शन प्लस एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करना होगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन तो कट गया लेकिन एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा। मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन करना होता तो वहां पे प्लस सी आपको ऐड नहीं करना है बेसिकली, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में जैसे ही सी जाएगा वो 0 बन जाएगा।
दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, हाय बेटा हर्ष, राइट, बहुत बढ़िया। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, अगर इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन लिखा है और कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में उस फंक्शन के, तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन पार्ट। कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए। अगला है, मान लीजिए कुछ फंक्शन है और फंक्शन जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं और इंटीग्रेशन कॉमन दिया है, तो आप इंटीग्रेशन के साइन को हर एक फंक्शन पे इंडिविजुअल फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। 5वें नंबर पे जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आंसर आया, देन इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन वेयर फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिखा है। ध्यान से सुनना इस बात को, पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से सुनना, स्टार लगा रहा हूं मैं इस पे। अगर किसी भी फंक्शन में कोई लीनियर फंक्शन अगर इंक्लूड करके दिया है, ध्यान से सुनना, लीनियर फंक्शन मतलब जो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा हो, तो आपको क्या करना है, इस एक्स के कोएफिशिएंट से आपको हमेशा, जब आप इंटीग्रेशन का आंसर लिखें तो एक्स के कोएफिशिएंट से हमेशा आपको डिवाइड लगाना है। तो आप देखेंगे इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे हमने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आपको करना है e की पावर 2x करना है सपोज, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x होता है, लेकिन बेसिकली ये एक लीनियर है। लीनियर मतलब जिसमें x की डिग्री 1 है, तो इसमें x के कोएफिशिएंट्स आपको डिवाइड लगाना होता है आंसर के अंदर। तो 2 का आप डिवाइड लगा दीजिए प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये हमेशा ध्यान रखें, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है लेकिन काम की प्रॉपर्टी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से एग्जाम में आ सकता है। सॉर्टेड है, आगे बढ़े। अब यहां तक की कहानी एकदम सॉर्टेड है। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सारे लिखे हुए, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन दिया है। इस तरफ देखना ना, इस तरफ सारी बातें लिखी हुई है। ये 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स प्लस सी हो जाएगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स। ध्यान रखना यहाँ पे मॉड्यूलस का बहुत बड़ा रोल होता है। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है। एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। कोई डाउट इसमें किसी को यहाँ तक? सॉर्टेड, ओके। आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, जरा देखो फटाफट से। कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, जरा इनको देखो फटाफट से। तब तक मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ये सारे फॉर्मूले एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लो, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको अपनी मेमोरी में ऐड कर लेना है ना, AIM ऐड इन योर मेमोरी। सॉर्टेड है। एक बार फॉर्मूले सारे देख लो फटाफट से सब, ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूले याद किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल ही यही कहता है, यू हैव टू रिमेंबर द ऑल काइंड ऑफ फॉर्मूला। कुछ भी किसी भी टाइप का फॉर्मूला हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, उसके बिना आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 क्या कह रखा है भैया, देखो इंटीग्रेशन ए पे पावर एक्स कैन बी रिटन एज ए पे पावर एक्स अपॉन ln a, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। आप इस राइट साइड वाले पार्ट को देखिए, इस तरफ उनके इन सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशन लिखे हुए हैं ना, ये इस तरफ जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो आपका बेसिकली इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो आप राइट साइड वाले पार्ट को फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए पावर एक्स का हो गया, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन है जो आपको सारे एकदम रिमेंबर अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। रिमेंबर दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, जो टिप्स पे याद होने चाहिए आपको, राइट है यहाँ तक की कहानी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बेसिकली ये माइनस कॉसेक एक्स होता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन इनवर्स एक्स होता है। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पे 1 के बजाय ए स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक है। तो उस केस में ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा। सॉर्टेड है। अभी ये लिखेंगे आगे, थोड़े देखेंगे इस तरह के फॉर्मूले भी। अब इसके बाद बेसिकली अगर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो हमारे पास मेजर 3 मेथड हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन,
दूसरा है बाय पार्ट्स, जिसको हम शॉर्ट में आईबीपी कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसके अंदर एक रूल लगता है जिसका नाम है आइलेट रूल। ये हर बच्चे को पता होगा, आइलेट रूल। ठीक है, अगला है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में कौन कौन से टाइप मेजरली आपको करके जाने हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वन बाय वन सारी चीजों को समझते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोसेस लिखी हुई है, इस प्रोसेस को आप ज्यादा फॉलो मत करिए, ये आपको पीडीएफ दे दी जाएगी तो वहां से आप इसको देख लेना। आप फिलहाल यहाँ पे आइए, है ना, मैं काम की चीज आपको बता देता हूँ जहां से मेजरली आपको समझ में आना चाहिए और यहीं से हमारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो देखें जरा, इस प्रोसेस को समझें। एक इंटीग्रेशन आपको दिया है जिसके अंदर एक फंक्शन के अंदर दूसरा कोई फंक्शन है, या एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा कोई फंक्शन है, और या डिवाइड में भी हो सकता है। और आपको ये ऑब्जर्व करना है वहां पर कि उन जो भी फंक्शन वहां पे इंटीग्रेशन में दिए हैं, बेसिकली उनमें से किसी एक फंक्शन को अगर मैं उठा करके टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो जब भी किसी फंक्शन को आप टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के अंदर कोई ना कोई फंक्शन में मौजूद है, तो उस केस में आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर लीजिए और आपका सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर gx को t पुट किया और gx का जो डेरिवेटिव वो सवाल के अंदर कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में लिखा हुआ था। तो ये पूरी पार्टी जो है, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप किसी फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा। तो gx का डेरिवेटिव g डैश x dx हो गया और इधर dt हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, g डैश x dx पूरा का पूरा सवाल के अंदर मौजूद है, इंटीग्रेशन में मौजूद है, तो वो पूरी पार्टी dt बन जाएगी और बाकी का जो फंक्शन है वो कंप्लीटली t वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया। और कई बार इस तरह की प्रोसेस से हमारा इंटीग्रेशन का जो तरीका होता है वो आसान हो जाता है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर जाना पड़ता है कई बार। और ये बाय ऑब्जर्वेशन आएगा कि कौन से फंक्शन को टी पुट करें, और सामने वाला आपको कह के नहीं बोलेगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसमें मैं अगर इस फंक्शन को टी रख दूंगा तो इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है। अभी मैं एक आध क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जहां से सवाल आना बहुत ही नेचुरल है, बहुत नेचुरल है यहाँ से क्वेश्चन का आना। तो जरा देखो इन सारे सब्स्टिट्यूशन को कि किस तरह के फोटो में, मतलब मैं तो इसको फोटो ही कहता हूँ, कुछ कुछ फोटो ऐसी हैं स्टैंडर्ड जहां से क्वेश्चन का आना बिल्कुल पॉसिबल है, और उन फोटोज को फटाफट से देख लीजिए जहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम। जल्दी से देखो सब लोग। ठीक है, तो जैसे अंडर रूट में मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, या विदाउट अंडर रूट भी दिख जाए, तो आपको उस केस में x इजिकल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख देना है। या फिर इसको आप ऐसे भी याद रखें कि मान लीजिए अंडर रूट में सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे गया, तो उस केस में भी आप x को साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, या विदाउट अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, तो x को आप ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। याद रखना, a के प्लेस पर अगर 1 आ गया, मान लो सीधा सीधा किसी क्वेश्चन में आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा या अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, देन यू कैन वेरी इजीली पुट a को 1 रख देना, दैट्स इट, है ना। a को 1 रखोगे तो टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा उस केस। ऐसे ही मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, तो यू कैन पुट एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। तो ये बहुत बेसिक सब्स्टिट्यूशन है जो कि आपको सिखाए जाते हैं आईटीएफ के दौरान, चैप्टर नंबर 2 में। और ये आईटीएफ के दौरान जो सिखाए जाते हैं सब्स्टिट्यूशन, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा सा मतलब कमजोर रह जाता है ये कॉन्सेप्ट, ये वाला हिस्सा। तो दोबारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन इंटीग्रेशन में मिलते हैं हमें, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा अपना इंटीग्रेशन वाला पार्ट पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद कर लेने हैं, आपको पीडीएफ पूरा दे दिया जाएगा, तो वहां से आप इन सबको लिख लेना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बेसिक सब्स्टिट्यूशन है, एक बार जरा इनको देखो। जैसे अंडर रूट में ए प्लस एक्स आ गया या ए माइनस एक्स आ गया, या अंडर रूट में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आ गया, तो उस केस में आप एक्स को ए कॉस 2 थीटा पुट कर दीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल जरूर होगा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आप बहुत इजीली इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बस ये हो गया। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। देखो इनिशियली थोड़े से फॉर्मूले, थोड़े से प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें चलेंगी। आफ्टर देन वी विल स्विच टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे हम थोड़ी देर से स्विच करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? जल्दी से बताओ, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। बहुत बेसिक चीजें हैं जो इंटीग्रेशन में हर बच्चा इनिशियल लेवल पे तो इतना तो पढ़ के रखता ही रखता है।
नाउ इंटीग्रेशन में अगर 1/x² प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे खुलता है। बेसिकली ये 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है। अगर मान लीजिए एक a के प्लेस पर 1 हो गया तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx कैन बी रिटर्न एज tan इनवर्स x डायरेक्टली, है ना। a को 1 रख दीजिए, दैट्स इट, है ना। इस फॉर्मूले में a को 1 रखोगे तो ये 1/a 1 ही हो जाएगा, राइट है। आगे बढ़ते हैं। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/2a ln mod x माइनस अपॉन x प्लस ए। ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है जो टाइम पे हमें सही फॉर्मेट में याद नहीं आता है। एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, और ये मेरे साथ भी कई बार होता था। जब मैं स्टूडेंट था तो ये फॉर्मूला किसी और का किसी में लगा देता, वो अंडर रूट वाला इसमें लगा देता था मैं। तो आप याद रखें ये विदाउट अंडर रूट में है और ये 1/2a की टर्म्स में और ln की टर्म्स में खुलते हैं। इसी तरीके से 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला 1/2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x होता है। फोटो जरूर याद रखें, ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में x माइनस a और x प्लस a डिनोमिनेटर में होता है। यहाँ पे कहानी उलट हो जाती है ना, ये प्लस वाला ऊपर आता है, माइनस वाला नीचे चलता है। सॉर्टेड है ना। मोड लगा लेना इस पे ना, मोड लगा लेना इस पे, ये ब्रैकेट लगाया है इन्होंने, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो बेसिक थोड़े से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक बार इनिशियली देख लो, है ना। उसके बाद एक्चुअल में जब लेक्चर शुरू होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे कि अब हमें कहाँ से चीज़ों को ध्यान देना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब अगर मान लो कोई बच्चा मेरे को ऐसा बोलता है कि सर हमें तो फॉर्मूले ही याद नहीं होते हैं, तो फिर भैया मसला थोड़ा सा अलग है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि सर फॉर्मूले याद नहीं होते, तो बेटा मैथमेटिक्स में फॉर्मूला ही सब कुछ है। यहाँ पे कोई आपको थ्योरी बैठ के रटना नहीं है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप सोचो कि थ्योरेटिकल पार्ट अगर आ गया मैथ्स के अंदर तो फिर तो बंटा ढार हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा, करेंगे अभी थोड़ी देर में ना, 2 मिनट फॉर्मूला तो एक बार गो थ्रू कर ले फटाफट, राइट है। ऑल राइट, एनीवे 1/a² माइनस x² का अंडर रूट अगर आ गया और इंटीग्रेशन करना है तो आंसर साइन इनवर्स x बाय a हो जाएगा। 1/में अंडर रूट x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन ln mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस a स्क्वायर, एंड अगला वाला भी ln में ही खुलेगा, है ना। अब कुछ लोग थोड़ा सा इम्पेशेंस हो रहे हैं कि सर सवाल फटाफट करा दीजिए। चलो सवालों पे चलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले सारे स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे सारे मेंशन कर रखे हैं, तो फटाफट इनको गो थ्रू कर लेना और फिर हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लीजिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे जरा देखें। ये देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। जरा बताओ फैजान भाई कैसे होगा सवाल ये वाला, इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। सीबीएसई 2023 का सवाल है, पहला ही सवाल पीवाईक्यू मैंने कराया, करवाऊंगा तो अब मतलब दिखा दिया। कैसे करेंगे जरा फटाफट देखो। हाँ भैया, कौन सा आंसर इसमें आएगा और कैसे इसको डील करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली द इनवर्स प्रोसेस या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट, मतलब वो कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, देन व्हाट इज एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा बताओ भाई। डी ऑप्शन बता रही है साक्षी। लेट्स सी, डी ऑप्शन इज 1/x प्लस सी, मेरे ख्याल से गलत है। देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो है वो log x है, और सामने वाला हमसे पूछ रहा है कि एफ एक्स क्या होगा। सामने वाला पूछ रहा है हमसे कि एफ एक्स क्या होगा। बेटा एफ एक्स अगर लाना है तो आपको यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, तभी इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हटेगा और एफ एक्स बचेगा। तो बेटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, तो ये कट गया, दुनिया में सिर्फ एफ एक्स बचा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब आपको log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर आपको log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है तो बाय पार्ट से आप इसमें 1 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट सेकंड वाला फंडा लगा के log x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अब समय नहीं है कि आप निकालें, आपको सीधा पता होना चाहिए log x का इंटीग्रेशन। तो log x का इंटीग्रेशन बेटा होता है x log x माइनस का x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बेसिकली ये आपका फंक्शन f हो जाएगा, जिसमें मैं हट जाता हूँ, 1 मिनट में हट जाता हूँ, जिसमें आप x कॉमन ले लीजिए। अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बन जाएगा log x माइनस का 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहां पर आपका बॉम्बे इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्या कोई डाउट इसमें किसी को, हर एक बच्चे को जल्दी से बता दो। कोई डाउट किसी बच्चे को जल्दी बता दो फटाफट। सॉर्टेड है, एकदम आसान है। 1/x इज द रॉन्ग आंसर। अगर आप सोच रहे हैं, देखो आपने क्या सोचा पता है, आपने सोचा कि यार log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। यार थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो एक बार आंसर दिखा देता हूं मैं आपको, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्या हर एक बच्चे को सॉर्टेड है?
पहले लिख दो, गलती हो गई कोई बात नहीं, चलेगा, मैं बिल्कुल चला लूंगा, मेरे को कोई किसी को रोस्ट नहीं करना है यहाँ पे, मुझे किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है, आप सिर्फ बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया, करना क्या था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन फिर से सीबीएसई 2023 का सवाल था, और इस सवाल को बेसिकली हम करेंगे वन बाय वन, कैसे डील करेंगे इसको देखते हैं। ये सवाल बेसिकली सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, ठीक है, मैं हिंट दे देता हूं कि ये इस क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब सवाल ये है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। एक बात मेरी हमेशा याद रखें, इंटीग्रेशन के सवालों में जब भी कोई फंक्शन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा होता है तो उसी को पकड़ के आप सब्स्टिट्यूट कर दो टी। अब देखो यहाँ पर रूट एक्स नाम का जो प्राणी है ना, रूट एक्स नाम का प्राणी 3 बार मुझे रिपीट होता हुआ दिख रहा है। एक बार रूट एक्स अकेला है, एक बार रूट एक्स 1 के साथ है, एक बार रूट एक्स 2 के साथ है। गलत बात है 2 के साथ होना लेकिन आप देखो रूट एक्स रिपीट कर रहा है, तो आप पुट कर दीजिए रूट एक्स को टी, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया रूट एक्स को टी। नाउ जो आप पुट करते हैं उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव बेटा होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1/2 रूट एक्स तो वहां मौजूद नहीं है, लेकिन बेटा 1/रूट एक्स तो मौजूद है ना, यहां से आप 1/रूट एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो ये 2 यहां से उठ करके dt के पास चला जाएगा। बेसिकली ये 1/रूट एक्स वाली जो पूरी फोटो है dx के साथ मिल करके हाफ dt में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हाफ यहाँ पे लिख दिया, dt यहाँ पे लिख दिया, और ये रूट एक्स पूरा dt में कन्वर्ट हो गया नीचे वाला। अब ये दो जो ब्रैकेट बचे हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे t+1 इंटू में t+2 के अंदर, ये हमारे ब्रैकेट्स कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए। अब यहां पर आप देखोगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक सवाल मुझे दिखाई दे रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका यहाँ पे आपको लगाना है ना, फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे बहुत इजीली आपको लगा देना है। कोई डाउट है इसमें किसी को? देखो यहां तक की प्रोसेस में किसी को कोई डाउट, जरा देखो फटाफट से। नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो इन दोनों ब्रैकेट का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। देखो t+2 में से t+1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो बेसिकली जो ऊपर 1 लिखा है dt के बगल में, उसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके डायरेक्ट लिख दो, तो आप लिख दो t+2 माइनस में t+1, और होल डिवाइड में क्या चल रहा है, होल डिवाइड में आपके पास चल रहा है t+1 इंटू t+2। अब आप सोच रहे होंगे सर पार्शियल फ्रैक्शन तो लगाया ही नहीं। बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बाय ऑब्जर्वेशन पार्शियल फ्रैक्शन लग जाता है, डायरेक्ट किया है ना, आप इसको a/t+1 b/t+2 डालोगे तब भी a और b की वैल्यू 1 ही आनी है, और यहाँ से आपका बहुत इजीली इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस t+2 के नीचे इन दोनों ब्रैकेट को स्प्लिट एंड डिवाइड करना है, इसके नीचे भी दोनों ब्रैकेट को स्प्लिट एंड डिवाइड करना है। कैसे स्प्लिट एंड डिवाइड करते हैं समझो प्रोसेस को। अगर कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है a+b/c लिखा है कहीं पे, तो इट कैन बी रिटन एज a/c प्लस b/c, या सोनो, इसी को बोलते हैं स्प्लिट एंड डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में जो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में लिखे हैं उसको आप स्प्लिट एंड डिवाइड कर दीजिए फटाफट, तो ये बन जाएगा हाफ एज इट इज बाहर। जब आप t+2 के नीचे इन दोनों ब्रैकेट को ले जाओगे तो t+2 से t+2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/t+1 माइनस t+1 के नीचे जब ये दोनों ब्रैकेट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/t+2 और होल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dt। सॉर्टेड है यहाँ तक। अब आप देखो इंटीग्रेशन कितना इजी है, यहाँ पर 1/2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट लगा दो, 1/t+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod t+1 माइनस अगले वाले का हो जाएगा ln mod t+2, ये इंटीग्रेशन हो गए। अब यहाँ पे आप छोटी सी लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं log m/n। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं, ऑरली बोल दिया तो समझ गया हर बच्चा। तो इट बिकम्स, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, हाफ ln mod t+1/t+2, ठीक है, जो माइनस वाला ब्रैकेट है वो नीचे चला जाएगा, और t को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वापस x में, t की वैल्यू रूट एक्स थी तो ये जाएगा हाफ ln √x+1/√x+2 प्लस एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट क्रिएट कर देंगे, और दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या हर एक बच्चे को ये सवाल समझ में आ गया? क्या हर एक प्राणी को ये सवाल समझ में आ गया? जल्दी बता दो, और अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है, ये बेटा आपका आंसर हो गया। क्या हर एक प्राणी को ये सॉर्टेड है? जल्दी से बता दो बेटा। साक्षी बेटा कोई डाउट? फैजान कोई डाउट? ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखो फटाफट ध्यान से। ये फिर से अगला क्वेश्चन जो है आपका PYQ है 2023 का।
2023 का पीवाईक्यू है और क्वेश्चन क्या कहता है, द एंटी डेरिवेटिव। अब यार ये एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के दो अलग नाम और है, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव साथ साथ में प्रिमिटिव भी बोलते हैं। पर एंटी डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है क्या, ये कैसा सवाल। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंपॉर्टेंट तो है ही ऑफ कोर्स, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। बड़ा अच्छा वेटेज है इसका, करीबन 10 नंबर का वेटेज होने वाला है इसका एग्जाम में। टोटल कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का है, उसमें से अकेले एओडी और इंटीग्रेशन का मिला के करीबन करीबन 15 से 17 नंबर का वेटेज आने वाला है। लगभग ये दो ही ऐसे चैप्टर हैं जो आपको करीबन 50% से 50% के नियर बाय नंबर आपके लेके चले जाएंगे। जो रिमेनिंग नंबर हैं 35 में से, वो आपके कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से, आपके एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन से कवर कर लिए जाएंगे। लेकिन ये दो चैप्टर मेजरली आपके लिए ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, मतलब वेटेज वाइज अगर देखा जाए, ठीक है। ऑलराइट, एनीवे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब कि आपको इंटीग्रेट करना है 10x-1 अपॉन 10x+1 dx का। अब देखो बेसिकली ये जो सवाल है और इस सवाल के जो चार ऑप्शन मुझे दिए हैं ना, वहां से मुझे आइडिया आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। या जैसे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स और समथिंग समथिंग वाले आंसर है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे को या तो 10 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 10x का इंटीग्रेशन आपको दिख जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स नहीं, लॉग सेक की टर्म्स में दिख जाएगा। यस और नो, सेक स्क्वायर का 10x होता है, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। 10x की टर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो लॉग सेक की टर्म में आपको इंटीग्रेशन का आंसर दिख जाएगा, और दो ऑप्शन दिए भी हैं। अब आप सोचोगे सर इसको हम 10 में कन्वर्ट कैसे करें, मुद्दा तो ये है। मुद्दा बड़ा आसान है, मुद्दा बड़ा आसान है, करना कुछ नहीं है आपको। आपको देखो यहाँ पर ये करना है, आपको एक फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है जिसका नाम है टेन ऑफ ए प्लस बी या टेन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस माइनस 10b अपॉन 1 माइनस प्लस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आता है। अब ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे काम करेगा उसको देखते हैं, थोड़ा स्पेस लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले मुझे इंटीग्रेट करना है। अच्छा, सी ऑप्शन आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। तो आप सबसे पहले क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। जैसे आप माइनस कॉमन लोगे, ये बन जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन में कितना 1 प्लस 10x और dx। अब माइनस तो आपका बाहर ही है, आप इस 1 को लिख दीजिए 10π/4 1045 माइनस का 10x एज इट इज होल डिवाइडेड बाय, ये जो 10x लिखा हुआ है नीचे डिवाइड में 1 के बगल में, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो 1 का आपने मल्टीप्लाई किया इस 1 को 1045 लिख दीजिए। इस 1 के साथ कोई छेड़खानी मत करना, इस 1 को एज इट इज रखना, ठीक है। ये बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ बगल में जो 1 था इसके उसको हमने लिख दिया 10π/4 इंटू में 10x सॉर्टेड, और dx चल रहा है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b लिखा हुआ है। तो बेसिकली इट बिकम्स i इज इक्वल टू, माइनस बाहर ही है, इट बिकम्स 10π/4 माइनस का x, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 10x का इंटीग्रेशन log sec में होता है, तो इट बिकम्स i इज इक्वल टू माइनस तो एज इट इज, इट बिकम्स log mod sec और π/4 माइनस x। लेकिन जैसे एक थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, वो 5th नंबर वाली, जिसमें मैं थोड़ा समय मैंने स्पेंड किया था और बताया था कि जब भी कोई लीनियर आ जाए फंक्शन के अंदर, तो लीनियर में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड जरूर लगाएं। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, -1, तो -1 से आप डिवाइड जरूर लगा दें, ठीक है। तो -1 से जैसे डिवाइड लगाओगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो कुछ भी बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दिख रहा है मुझे कि ln mod sec π/4 माइनस x पॉजिटिव वे में आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, और बहुत बढ़िया तरीके से साक्षी ने इसका आंसर भी दिया है, राइट है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या सबको क्लियर है अच्छे से? अगर क्लियर है देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज ax प्लस बी एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन में 0 डालोगे तो वैल्यू 0 आएगी फंक्शन की। तो बताना है आपको कि फंक्शन खुद क्या होगा। अगर मुझे फंक्शन बताना है तो मुझे डिफरेंशिएशन को हटाना पड़ेगा। इस डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स भी रह गया, मिस हो गया मेरे से, यहाँ पे इंटीग्रेशन से पहले डी बाई डी एक्स भी था। तो बेसिकली इंटीग्रेशन किया किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखना। और इधर भी इंटीग्रेशन किया तो ये ए एक्स प्लस हो जाएगा, सॉर्टेड। अब ध्यान से देखो,
इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हटा, यहाँ पे एफ एक्स बचेगा सिंपल, इक्वल टू राइट हैंड साइड इस पूरे को इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 और बी का इंटीग्रेशन बी एक्स और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐड किया जाएगा दैट इज सी, तो आप ऐड कर लीजिए यहाँ पे। अब बेसिकली इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए सामने वाले ने आपको एक कंडीशन दे रखी है कि एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो x को जीरो डालो तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी। पुट x इज इक्वल टू जीरो ओवर हियर, जैसे x को जीरो डालोगे एफ ऑफ जीरो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। x को जीरो डालते ही ये दोनों जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर बाय 2 से लेकर के बी एक्स तक ये पूरी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लस का c एज इट इज रह जाएगा, तो हेंस यहाँ से c की वैल्यू जीरो आ जाएगी। जैसे ही c की वैल्यू जीरो आ जाएगी, c की वैल्यू को उठा करके आप वापस यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा। तो आप ये ध्यान से देखो, यहीं बगल में लिखा हुआ है ये फंक्शन, अरे ऊपर बी में लिखा हुआ है, तो मैं चक्कर में मैंने सी कर दिया, इसने सी लिखा है। सी इज द रॉन्ग आंसर बेटा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने निकाल के जैसे ऊपर रखा तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आपका फंक्शन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एक्स। सॉर्टेड है, बिल्कुल गलत आंसर मत दो, आप थोड़ा सा इत्मीनान से समय लेकर के आंसर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से सॉल्व करो। अपने को कोई यहाँ पे अवार्ड नहीं मिल जाएगा कि मैं जल्दी पहले कमेंट कर दूंगा मेरा आंसर सर अप्रिशिएट कर देंगे। मैं सही आंसर को अप्रिशिएट करूंगा, गलत आंसर को अप्रिशिएट नहीं करूंगा। आप आराम से धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ, ठीक है, सॉल्व करिए और फिर आंसर दीजिए। सॉर्टेड है मेरी बात, है ना, सबको क्लियर है मेरी बात। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर क्या होने वाला है, बताओ भैया कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको इंटीग्रेशन दे रखा है 2 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स, और चार ऑप्शन आपको दिए हैं, बताओ भाई कैसे होगा। हाँ भैया, कोई ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे सकता है। हाय उमेश, सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट्स सी कि कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इसमें, बताओ भाई कैसे सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे इसमें। देखो ऑप्शन पे भी थोड़ा सा निगाह रखो कि आपको ऑप्शन जो देना है, ऑप्शन में हर जगह पर एक्स आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर वन बन रहा होगा, ठीक है, ऊपर कहीं ना कहीं वन बन रहा होगा और एक 2 cos x या माइनस 2 cos x जैसा कोई फोटो आ रहा है, या तो ऊपर वन बन रहा होगा या माइनस वन बन रहा होगा, उसको देख करके आपको सोचना है। देखो cos 2x के बेसिकली हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक टेन वाला होता है, तो मेरे ख्याल से वो टेन वाले की यहाँ जरूरत नहीं है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। चौथा वाला और तीसरा वाला तो मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है, पहला या दूसरा कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे आप लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से सपोज मैंने दूसरा वाला अप्लाई किया, सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में 2 एज इट इज cos 2x को मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साइन एक्स आपका चल रहा है, ठीक है। नाउ और dx भी चल ही रहा है। नाउ मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब देखो 2 माइनस 1 करोगे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स। अब आप ध्यान से देखो, जो आपके पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूँ, जो आपके पास न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आप लिखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स को लिखो 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 1 प्लस 2 साइन एक्स चल रहा है, ठीक है, और डी एक्स। अब आप देखो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फोटो बन गई, तो इट कैन बी रिटर्न ए प्लस बी ए माइनस बी,
जैसे ही a प्लस बी लिखोगे तो 1 + 2 sin x से नीचे वाला 1 + 2 sin x कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा a माइनस बी की फोटो न्यूमरेटर में बचेगी। यस और नो? समझ गए सब लोग? करना क्या है, तो बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है। लग रहा था कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ करेंगे, पता नहीं चल रहा था, लेकिन ऑप्शन को देखा तो फील आया कि cos 2x का एक फॉर्मूला लगाना था, दैट्स इट। तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 2 sin x हमारे पास यहाँ पे बचेगा, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस 2 sin x का इंटीग्रेशन 2 cos x हो जाएगा, प्लस का c अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। x माइनस 2 cos x विल बी अवर राइट आंसर। x प्लस आ रहा है बेटा, एक मिनट, अच्छा साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, माय बेड, माइनस cos होता है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 cos x विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर साक्षी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई 2023 का फिर से एक सवाल, छोटा सा, दिखने में छोटा सा है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला सवाल है ये। करो जरा इसको, कैसे करेंगे इसको, बताओ भाई जल्दी से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे ना sin 3x का फॉर्मूला आपको लगाना है, हिंट बस सिंपल सी है, sin 3x का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब, ये फॉर्मूला आपको लगाना है और sin x को t पुट कर लेना है, दैट्स इट। उसके बाद तो बड़ा इजी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, cos x एज इट इज, नीचे sin 3x को लिखा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और dx। नाउ आई विल पुट sin x इज इक्वल टू t, तो जो पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx, t का डिफरेंशिएशन dt हो, तो न्यूमरेटर वाला cos x dx कंप्लीटली dt में कन्वर्ट हो गया और नीचे बन जाएगा 3t माइनस का 4t क्यूब, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है कि आप t कॉमन ले लीजिए और इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि आप इसमें फिर कोई नया सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई नया सब्स्टिट्यूशन भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ही रास्तों से आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बोला जो बात बोली उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। टी टी एज इट इज, नीचे से मैंने टी कॉमन लिया, अंदर बन जाएगा 3 माइनस 4t। बेसिकली ये आपका लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए। तो अगर आप ब्रेक करोगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो फंक्शन आपने बाहर बुला लेना है, 1/t इंटू 3 माइनस 4t आपका बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स a/t, प्लस क्वाड्रेटिक को लिखने के लिए हम लिखेंगे bt प्लस c डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, abc निकाल लो, abc निकाल के इसमें पुट कर दो, ठीक है, abc निकाल के इसमें पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। इसके अलावा एक तरीका ये भी था कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ट्रायल करके देखते हैं। 3t माइनस 4t क्यूब हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से सपोज मैंने टी क्यूब कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया? टी क्यूब ही कॉमन ले लिया मैंने सपोज। तो लेट से अगर मैंने टी क्यूब कॉमन ले लिया तो नीचे बन जाएगा 3/t² माइनस का 4, ऐसा कुछ बन जाएगा, टी चल ही रहा है। अब आप क्या करो, ये जो 3/t² है इसको आप बेटा टी नहीं है, इसको आप u पुट कर लो, कोई नया सब्स्टिट्यूशन ले लो। बेसिकली 3/t² का मतलब क्या है? 3 इंटू टी की पावर माइनस 2, ठीक है, इसको आप ऊपर ले जाओ पावर में, ओके, इसको हम ऊपर ले गए तो 3 इंटू टी की पावर माइनस 2 क्यू पुट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस 6 टी की पावर माइनस 3 डी टी इज इक्वल टू डी यू, हटना पड़ेगा। समझ गया सब लोग? करना क्या है, तो देखो यहाँ से 1/t क्यूब डी टी की वैल्यू आ जाएगी डी यू अपॉन माइनस का 6। बेसिकली ये जो डी टी अपॉन टी क्यूब है ये पूरा का पूरा डी यू अपॉन माइनस 6 कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा कितना? u माइनस का 4, तो ये लॉग में इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये लॉग में इसका आंसर बन गया। वापस t को सब्स्टिट्यूट कर लेना, जो आपका था है ना, t को आप cos रख देना, वापस सॉरी साइन रख देना, आपका आंसर बन जाएगा। मतलब पहले u को t में कन्वर्ट करना, फिर t को x में कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हर एक प्राणी को मेरी बात समझ में आ गई? तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मुद्दा ये आता है कि सर जैसे एग्जाम में मान लीजिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन से कर दिया, या किसी बच्चे ने मान लो ये सब्स्टिट्यूशन 2 बार लगा दिया, तो मुद्दा ये है कि सर मान लो आंसर जस्ट सपोज अलग अलग आया, जैसे मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट सपोज इन केस के आंसर अलग अलग आया, तो क्या हमारा दोनों का आंसर मान्य होगा, दोनों का आंसर वैलिड होगा? तो मेरा आंसर है बिल्कुल यस होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन।
तो अगर आप अप्रोच थोड़ी सी चेंज करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आंसर आपका मिसमैच हो, लेकिन उसको लेके परेशान नहीं होना है। समझ गए सब लोग? ऐसी सिचुएशन हमारे साथ डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत होती है कि कांस्टेंट इधर ऐड करना था इधर कर दिया, या कहाँ तक एंड करें सवाल को, वहां पे बड़ी दिक्कत सी होती है। तो मैं वहां पे भी बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि यार आप कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आप कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पार्शियल वाला बता दीजिए। अच्छा, पार्शियल वाला बता देना है। पार्शियल वाला अभी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं पूरा कॉन्सेप्ट आगे लेके आऊंगा, है ना। अब देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 प्रोसेस है। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आपका था बाय पार्ट्स, और तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन वाली प्रोसेस अभी आएगी, उसमें दोबारा से मैं वो वाली बात बता दूंगा कि कैसे लीनियर और कैसे क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना है। तो शायद फिर आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी कि करना क्या था यहाँ पे, ये वाली बात। ठीक है, समझ गए? तो ये वाली बात ना, ये वाली जो इक्वेशन 1 में मैंने लिखा था, तो टेंशन मत लो, थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीबीएसई का सवाल है, और बेसिकली इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बोलता है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब देखो यहाँ पे भी आप एक प्रोसेस लगा सकते हैं जिसका नाम है बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स आप लगा लो। ठीक है, क्या हर एक प्राणी को बाय पार्ट्स आता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हर एक बच्चे को आता है? जल्दी बता दो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर एक बच्चे को आता है, क्योंकि ये रिवीजन मोड है और आपने कम से कम एक बार तो बाय पार्ट्स पढ़ा हुआ है। बाय पार्ट्स में बेसिकली आप क्या करते हैं, आइलेट रूल से फंक्शन को आप प्रायोरिटी में रखते हैं। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ तो उसको पहली प्रायोरिटी देंगे, एल्जेब्रिक को दूसरी देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखो लॉगरिथमिक फंक्शन एक दिया है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन अपना दूसरा फंक्शन हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड फंक्शन हो जाएगी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, ये आपका दूसरा फंक्शन होगा। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड फंक्शन असाइन कर दो, और फिर एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, वो फॉर्मूला आपको लगाना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, देखो मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये होल ब्रैकेट कर दो बंद, ये होल इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये होल इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या हर एक प्राणी को बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला लगाना आता है? जल्दी बता दो। अब तो बस कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन की प्रोसेस आपको फॉलो करना है। हर प्राणी इंटीग्रेशन की प्रोसेस फॉलो करना जानता है क्या, लेकिन बाय पार्ट्स सबको आता है? जल्दी बता दो। और अगर नहीं आता है तो बाय पार्ट्स की प्रोसेस को मैं थोड़ा सा अच्छे से वापस डिटेल में समझा देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। मैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसे रिदम में याद करके चलता हूँ कि फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और वो होल इंटीग्रेशन के अंदर का जो पूरा मटेरियल है उसको ब्रैकेट में डालो और बाहर dx लगा दो। सॉर्टेड है? ठीक है, चलिए अगर ये वाली बात सॉर्टेड है तो बस इसमें इंटीग्रेशन करना है, बहुत इजीली आप कर लोगे। जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाकी सारी प्रोसेस जैसी चल रही है वैसी चलती जाएगी। यहाँ पे ये एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। समझ गए सब लोग? बस इसको ये होल इंटीग्रेशन बन, यहाँ पे ब्रैकेट बन dx, इसको इंटीग्रेट करना है। सेकंड वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के बाद जो कुछ भी बाहर आएगा उसको अरेंज करके मैनेज करके लिख देना है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट, देखो इसका आंसर ये इस तरीके का थोड़ा सा वियर्ड सा इसका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ ऐसी फोटो बनेगी, इस फोटो को आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉर्टेड है? आगे बढ़ते हैं। अगर सॉर्टेड है तो फिर आगे चलते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको एक रिवीजन वन शॉट दे रहा हूँ, तो कई सारी ऐसी चीजें होंगी, कई सारे ऐसे कैलकुलेशन वाले पार्ट होंगे जहाँ पे मैं आपके हवाले वो चीज छोड़ दूंगा, और मैं आपको कॉन्सेप्ट लेकर के चलूंगा और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता के चलूंगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो इंटीग्रेशन की प्रोसेस आप खुद से कर लोगे, यकीन मानिए आपसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेट करना है, बड़ा वियर्ड सा फंक्शन दिया है। बेसिकली ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है, और ऐसा सेम क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मैंने कहीं देखा है इंटीग्रेशन की। यहाँ पर ना आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है लॉग की, और वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर e की पावर में log x दिख जाए, e से log हट जाता है, e से log हट जाता है, जो log के अंदर लिखा रहता है वो बच जाता है। अब शर्त ये है इसके हटने की, भैया e और log के बीच में ना यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर आप इस पूरे सवाल में देखोगे तो हर एक पर्टिकुलर फंक्शन में यहाँ पे 6 बैठा हुआ है, यहाँ पे 5 बैठा हुआ है, यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, यहाँ पे 3 बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता रोक के बैठे हैं, ई और लॉग को हटने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी और लॉग की इस्तेमाल करनी है जिसका नाम है पावर जंप प्रॉपर्टी। बेस चेंज तो वो अलग है, पावर जंप प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो पावर जंप प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लीजिए कहीं पे अगर लिखा हुआ है लॉग में x की पावर n लिखा हुआ है, तो ये x की पावर n जो है ये जंप करके यहाँ आगे आ जाती है, ये बन जाएगा n log x, और जो भी बेस में लिखा है वो एज इट इज। और इसी का वाइसे वर्सा कि मान लो लॉग के आगे कुछ लिखा हुआ है तो ये जंप करके वापस x की पावर में चला जाएगा। दोनों ही तरीके से, दोनों ही रिवर्स मोड में ये बाई डायरेक्शनल तरीके से प्रॉपर्टी काम करती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई और लॉग का रास्ता साफ करने के लिए जस्ट सपोज कि लॉग के आगे जो 6 बेटा है वो पावर जंप प्रॉपर्टी से x की पावर में चला जाएगा, तो इट बिकम्स e की पावर लॉग x की होल पावर 6। अब देखो ई और लॉग का रास्ता साफ हो गया, और लॉग का बेस अगर कुछ नहीं दिया है तो e मान लीजिएगा, उसको क्या मान लीजिएगा, e मान लीजिएगा, माइनस e की पावर में ये जो 5 लिखा हुआ है इसको वापस हम x की पावर में जंप करके ले जाएंगे, तो ये जाएगा log x की पावर 5 विथ बेस e। देखो फिर से e और log का रास्ता साफ हो गया, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा e की पावर में 4 जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर में log x की पावर 4 विथ बेस e, माइनस e की पावर में log x क्यूब विथ बेस e, यहाँ पे बेस e लगा दो और dx। अब आप देखो यहाँ पे सारे e से जो log हैं वो हट जाएंगे, e से log सारे हट जाएंगे, सारे हमने हटा दिए, क्या बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन में बचेगा न्यूमरेटर में x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 और dx, ऐसा कुछ बचेगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x की डिग्री है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करोगे भैया, देखो इसको आप लिख लीजिए, न्यूमरेटर से x की पावर 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x माइनस 1, नीचे से x की पावर 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x माइनस 1 और dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कटा, x क्यूब से x की पावर 5 कटा, क्या बचा, x की पावर 2 बचा। क्या बचा बेटा, x की पावर 2 बचा, इंटीग्रेशन x की पावर 2 dx। तो बेसिकली ये जितना बड़ा सवाल दिखाई दे रहा था उतना बड़ा सवाल है नहीं, बड़ा आसान सा सवाल है, और ये वेराइटी एग्जाम में आने की पूरी मादा रखती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सोते सोते कर लोगे, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कॉन्स, देखो मैंने भी सोते सोते एकदम नींद सॉल्व कर दी, सही है क्या, सॉर्टेड है सबको, बता दो एक बार जल्दी से सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देख लीजिए बेटा इसका आंसर, है ना, आंसर आप देखते चलिएगा, जहां पे लगे डाउट सा बता दीजिएगा कि सर इसका आंसर मैच नहीं हुआ, उसको अपन दोबारा फिर एक बार रिव्यू कर लेंगे, ठीक है, रिव्यू करके इसको ठीक कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक की कहानी। अब ये वाला सवाल है, ये 2023 में आया है, और यकीन मानिए इस सवाल को बहुत टाइम पहले जेई मेंस ने पूछा था, AIEEE के नाम से जब हुआ करता था ना जेई मेंस, तब ये सवाल पूछा गया था। और इस सवाल में बड़ा फिक्स पैटर्न है, पैटर्न एकदम फिक्स है, उसी पैटर्न से आपको रटना है, ठीक है, उसी पैटर्न से आपको रट के चलना है। अब वो पैटर्न क्या है समझना, स्टेप्स हैं, पैटर्न तो क्या है, स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को रट लो अच्छे से एकदम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एड इन योर मेमोरी, ये सारी स्टेप्स को आप रट लेना बेटा। पहली स्टेप यहाँ पे कहती है कि आप क्या करो, न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप ले जाइए इसको, ठीक है, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस x माइनस ए, तो कॉस x माइनस बी एज इट इज चल रहा है, और डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ये पहली स्टेप है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए इस सवाल के लिए। सर ये स्टेप्स हम रटेंगे कैसे, भैया सवाल को देख के रट लो, सवाल क्या दिया है, 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस है इंटू कॉस एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन करना है, रट लो इसको। अब ये रटने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में बेसिकली साइन a माइनस बी इज कम्प्लीटली ए कॉन्स्टेंट टर्म, उसमें एक्स अवेलेबल नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म है वो, उसमें आप एक्स की एंट्री करवा दो। अब एक्स की एंट्री कैसे कराओगे, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा मैनिपुलेट करके एक्स की एंट्री कराएंगे हम वहाँ पे। ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन, इसको हम लिखेंगे साइन, ऐसी एंट्री कराओ कि एक्स कट भी जाए, और ये जो नीचे दोनों एक कॉस के जो एंगल हैं कि इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो जाए। तो इनका डिफरेंस अगर क्रिएट करना है तो मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिखा एक्स माइनस बी
माइनस में x माइनस है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? x से x कट जाएगा और a माइनस बी बचेगा, बिल्कुल सही है। तो इट कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस है। जरा देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? और होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है? होल डिवाइडेड बाय चल रहा है कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस। अब ऐसा करते ही ऊपर न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हर एक प्राणी को आना चाहिए। देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ भैया, क्या आप लोग समझ पाए कि करना क्या है? जस्ट सॉरी फॉर देट, एक्चुअली एक कॉल आ गया था अर्जेंट। ऑलराइट, तो यार देखो कहाँ था मैं, हाँ अब ध्यान से देखिए। अब देखो साइन ऑफ a माइनस बी की फोटो बन गई न्यूमरेटर में, ठीक है। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि साइन ऑफ a माइनस बी बेसिकली साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो नाउ इट कैन बी रिटर्न i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन में बेटा आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ध्यान से देखना, a के प्लेस पर x माइनस बी लिखना है, b के प्लेस पर x माइनस ए लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, और जो होल डिवाइड में है उसको आप स्प्लिट एंड डिवाइड कर दीजिए, यहां भी और यहां भी। तो ये बन जाएगा बेटा कितना, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और यहां भी आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी और डी एक्स। ऐसा कुछ हो गया। अब फर्दर अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है इंटीग्रेशन में, जैसे cos x माइनस ए से ये कैंसिल हो गया, इधर आपके पास कैंसिल हो रहा है cos x माइनस बी से cos x माइनस। नाउ ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कुछ भी बचा है उसका अगर आप डिवाइड लगा के लिखेंगे तो साइन और cos के एंगल सेम है, तो साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी कैन बी रिटर्न एज tan x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस कैन बी रिटर्न एज tan x माइनस ए और dx। ऐसा कुछ हो गया। नाउ अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10x मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है, सेक की टर्म्स में या कॉस की टर्म्स में आप लिख दीजिए आंसर, हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एंड इट बिकम्स ln, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ln मॉड सेक x माइनस बी माइनस ln मॉड सेक x माइनस ए, ठीक है। कॉस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, प्लस सी ऐड कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो log m माइनस log n लगा करके इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट कैन बी रिटर्न ऑल्सो 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू ln मॉड सेक x माइनस बी अपॉन सेक x माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों फॉर्मेट में आप आंसर लिख सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको सही लगता है। देखो इन्होंने तो लिखा है डायरेक्टली लिख दिया, इन्होंने बाद में वो फॉर्मूला नहीं लगाया, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्या समझ गए सब लोग? ठीक है, क्या हर एक प्राणी को समझ में आएगी बात मेरी? बताओ जरा जल्दी से। और समझ में आ गई तो फिर अगले सवाल को देखो जरा कैसे होगा अगला सवाल। ऑलराइट, तो अब देखो जरा ये वाला सवाल जो है, क्या इसको मैं होम असाइनमेंट दे सकता हूँ? जरा बताओ, क्योंकि लगभग 1 आवर की क्लास अपनी हो चुकी है और अपने पास अभी डेफिनेट को लेके बहुत सारी बातें बाकी है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं होम असाइनमेंट दे देता हूँ। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन किया है, आप यहाँ पे आराम से इसको देख करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइटल है वो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जिसको शॉर्ट में हम आईबीपी के नाम से जानते हैं। और अगर आईबीपी को लेकर के कुछ डाउट्स है तो वो फटाफट अभी क्लियर कर लीजिए। हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक सवाल में बता ही दिया था, दोबारा एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन f(x) और g(x) मल्टीप्लाई में आ जाए, वो दो फंक्शन को मैंने नाम दे दिया f(x) g(x), और ये मल्टीप्लाई में अगर लिखे हुए हैं तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करना है हमेशा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिकली इस्तेमाल ही इस बारे में किया जाता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है, किस फंक्शन को फर्स्ट अज्यूम करें, किसको सेकंड अज्यूम करें। तो लेट्स से मैंने f(x) को फर्स्ट और g(x) को सेकंड अज्यूम किया, और ये प्रायोरिटी डिसाइड कराता है कौन? आइलेट रूल करवाता है। कौन करवाता है? आइलेट रूल कराता है। अब ये आइलेट रूल में इनका मतलब होता है हर एक का। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो दोनों स्टैंडर्ड फंक्शन होंगे, कोई एक लॉगरिथमिक होगा, कोई एल्जेब्रिक होगा, जैसे एक सवाल था पिछला, कोई आईटीएफ होगा, कोई एक्सपोनेंशियल होगा। तो उस हिसाब से आपको वहां पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आइलेट के अल्फाबेट में। ये डिसाइड करने के बाद मान लीजिए f(x) को फर्स्ट और g(x) को सेकंड प्रायोरिटी मिला, तो आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे बाय पार्ट्स का, और वो बनेगा कि फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये होल इंटीग्रेशन, जो होल इंटीग्रेशन है बेटा आपका, जो आपका होल इंटीग्रेशन है ना, उसका आप dx लिख दीजिएगा। ये ब्रैकेट बंद किया और यहाँ पे आपका dx आ गया। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया है और ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सारी बातें यहाँ पे मेंशन कर दी है, हर एक अल्फाबेट का मतलब यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखें, थोड़ी देर पहले एक सवाल, जो पहला ही सवाल किया था हमने log x के इंटीग्रेशन का, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ी थी, मैंने कहा था बाय पार्ट से आप log x का इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सर log x तो अकेला फंक्शन है, यहाँ पे आप किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानोगे, तो बेसिकली log x अगर अकेला फंक्शन है तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को सेकंड और log x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करके आप इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। सॉर्टेड है। इस तरीके से आप कांस्टेंट को हमेशा 1 मान लीजिए, ऐसा आपको जरूरत पड़ेगा लॉग के सवाल में। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आ गया मान लो कहीं पे, बेसिक नहीं सॉरी ITF वाला कोई सवाल आ गया कि इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स एक्स का बताओ, है ना, तो इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, इसमें डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जाता है, 1 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जैसे ये सारी बात जो मैंने बताई ना, ये यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम सीधा सवालों में चलते हैं। अब जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं, साक्षी बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। बोर्ड एग्जाम 9 मार्च को जब आपका हो जाए और अगर इस वैरायटी का सवाल आए तो बता देना मुझे इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आकर के कि सर इस वैरायटी का सवाल आया था, आपने बताया था, ठीक है। ये जो वैरायटी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसमें स्पेशली फर्स्ट वाली जो वैरायटी है सुपर इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा जानता है कि ये वैरायटी से सवाल आने ही आना है। वैरायटी क्या कहती है कि इंटीग्रेशन में e की पावर x लिखा है और एक ब्रैकेट लगा के एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव लिखा है, फंक्शन का ही डेरिवेटिव बगल में लिखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आता है इंटीग्रेशन का, जिसको आप बोलते हैं e की पावर x इंटू गिवन फंक्शन और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको कोई बाय पार्ट्स नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा इस फोटो को मैच करवाना है। अभी मैं 1-2 सवाल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी में सेकेंड वेराइटी है x इंटू एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स, अगर लिखा है इंटीग्रेशन में तो इट कैन बी रिटर्न एज, इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा x इंटू एफ एक्स, ठीक है, सॉर्टेड है। अब इस पे सवाल 2023 में किस तरीके से पूछा था देखो जरा, कैसे सवाल पूछा था, बिल्कुल घुमा के सवाल पूछा था, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं दिया था, फोटो डायरेक्ट नहीं देगा कभी भी, वो इनडायरेक्ट तरीके से फोटो देगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेशन e की पावर कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में बड़ा सा फंक्शन दे दिया, बेसिकली इसको आप इस फोटो में कन्वर्ट करो, e की पावर x फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुद्दा तो ये है। तो आप बेटा यहाँ पे क्या करो, कॉट इनवर्स x को t पुट कर लो, कॉट इनवर्स x को t पुट कर लीजिए। अब इसका जो भी आप पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। बेटा माइनस को आप इधर से उधर चिपका दीजिए तो माइनस का dt हो गया। तो बेसिकली ये जो डिवाइड में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx लिखा हुआ है, ये आपका माइनस dt बन जाएगा। उस माइनस को आप बाहर रखिए, पूरा dt हो गया और e की पावर में कॉट इनवर्स x मतलब e की पावर में t हो जाएगा। अब जो न्यूमरेटर है उसको ध्यान से देखो, न्यूमरेटर उसको ध्यान से देखो। अगर आपने कॉट इनवर्स x को t मान लिया था तो x की वैल्यू यहाँ से कॉट t आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट ऑफ t आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है कॉट ऑफ t, ये उठा करके आप न्यूमरेटर में पुट करना शुरू कर दीजिए। इस dt को थोड़ा दूर लिख देंगे, इस dt को अपन ने थोड़ा दूर लिख दिया तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस x की जगह रखा कॉट t, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कॉट t का होल स्क्वायर, dt को और थोड़ा दूर कर देते, ठीक है, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ t d। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस एज इट इज e की पावर में t, और ये जो 1 है और ये जो कॉट स्क्वायर t है, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक स्क्वायर t माइनस का कॉट t बेटा आपका चल रहा है और dt, ठीक है। इस माइनस को अंदर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा e की पावर में t, ये बन जाएगा कॉट t माइनस का कॉसेक स्क्वायर और dt। अब बस आपकी फोटो बन गई। अब आपको डिसाइड करना है कि कॉट t और कॉसेक स्क्वायर t में कौन किसका फंक्शन है और कौन किसका डेरिवेटिव। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉट t इज अ फंक्शन और इसका डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर t होता है। बेसिकली आंसर हो जाएगा e की पावर t इंटू फंक्शन मतलब e की पावर t इंटू कॉट t प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है, राइट है। अब आप t वापस रख दीजिए, आपने कॉट इनवर्स x को t माना था
तो आप वापस रख दीजिए, ये हो जाएगा ई की पावर में कॉट इनवर्स एक्स इंटू कॉट टी आपका एक्स के बराबर था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक्स इंटू ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, आप मेन चैनल पे पीवाईक्यू कराओ भैया, प्रोटोकॉल नहीं है ना मेरे पास, अभी पीवाईक्यू सीरीज प्लान हो रही है, उसका प्रोटोकॉल नहीं है मेरे पास। ठीक है, क्या आपका आंसर आ जाएगा बेटा, पीवाईक्यू जो है वो आएंगे, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो या अभी तुम 12th देना चाहते हो, मतलब अभी तुम 12th देने वाले हो, देना क्या चाहते हो, देनी है वो तो, अगर 12th देना है तो बताओ भैया। ओपी एक बात बताओ, क्या तुम अभी 12th में हो या तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो। अगला क्वेश्चन, पिछला सवाल समझ में आएगा सबको, वो एक अच्छे लेवल का सवाल था। अब ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जरा इसका आंसर दो, तब तक मैं भाई से बात करता हूँ। भाई की डिमांड है कि सर मेन चैनल पे पीवाईक्यू कराओ, 12th वाले हो। अरे 12th वाले हो, और अच्छा मेरे को एक और सवाल का ये जवाब दो कि कौन से पीवाईक्यू की डिमांड कर रहे हो तुम, जेई मेंस के पीवाईक्यू 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के या फिर बोर्ड पीवाईक्यू की बात कर रहे हो। तब तक बाकी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का सवाल है, छोटा सा सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इसमें बस ई की पावर एक्स तो बाहर ही रखो, सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इट बिकम्स ई की पावर एक्स, सेक एक्स इंटू 1 बिकम्स सेक एक्स, प्लस अगला हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x और dx, मैं dx नहीं लिख। अब यहाँ तो सीधा सीधा डिसाइड करना है, एक फंक्शन है और एक डेरिवेटिव है। सर अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सीरीज इनफ है ना। यस बेटा। अच्छा बोर्ड पीवाई, अरे बोर्ड पीवाई क्यू वहाँ पे चल तो रहे हैं, मतलब हर सर ले तो रहे हैं बोर्ड पीवाई क्यू। इसके अलावा अगर आपको बोर्ड पीवाई क्यू और डिटेल्स में चाहिए तो पीवाई क्यू सीरीज हम करवा चुके हैं ना, बार बार पीवाई क्यू सीरीज नहीं ला सकते बेटा, अब समय नहीं है, अब बच्चा देखेगा ही नहीं। 2 दिन के बाद बच्चा ये कुछ भी नहीं देखने वाला है, मुझे पता है। वो इंग्लिश के पेपर में बिजी हो जाएगा, वो सिर्फ इंग्लिश के मैराथन और इंग्लिश के वन शॉट देख रहा होगा, और इंग्लिश तो मैं पढ़ाता हूँ नहीं, मेरी खुद की खराब है। राइट है। हाँ बेटा साक्षी, इसका आंसर बताओ बेटा, कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव, बताओ सेक एक्स और सेक एक्स 10x में कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। यहाँ पे सेक एक्स जो है वो फंक्शन है और सेक एक्स 10x उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन दैट इज सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। सॉर्टेड। अच्छा जो जेई पीवाईक्यू की अगर आप डिमांड कर रहे हो ना बेटा, जेई पीवाईक्यू की सीरीज आएगी अभी, अभी आप बोर्ड पे थोड़ा सा फोकस हो जाओगे ना तो कोई बच्चा देखेगा नहीं। जब आपकी 12 मार्च को फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएगी, कई सारे बच्चों का 12 को पेपर खत्म हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 13 से ही हमारी जो 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट की पीवाईक्यू है उसकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। हाँ बेटा वही मैं कह रहा हूँ कि हर्ष सर वहां पे करवा रहे हैं पीवाईक्यू, सारे सारे तो नहीं लेकिन वेराइटी वाइज पीवाईक्यू करवा रहे हैं ना, सारे करवाने बैठेंगे तो 4-4 घंटे का लेक्चर बनेगा तो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो वेराइटी वाइज पीवाईक्यू पे फोकस करो ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, रटने पे ध्यान मत दो कि ऐसा सवाल आया तो मैं ये आंसर रट के चला गया, रटने पे ध्यान नहीं देना है आपको। नाउ ये क्वेश्चन है, इसको मैं होम असाइनमेंट दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ना सब कुछ हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेना है। किसमें कन्वर्ट कर लेना है, हाफ एंगल में। आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, जैसे 1 को आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन एक्स को लिख दीजिए साइन एक्स 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए। उसके बाद ये फोटो आपको कन्वर्ट होती हुई दिखेगी ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, वो फोटो कन्वर्ट कर लेना। देखो ये हाफ एंगल में पूरा कन्वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कन्वर्जन कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। अब सेम वेराइटी के 3-4 सवाल करने से अच्छा है कि 2 सवाल मैं कर दूं, 2 सवाल आप होमवर्क ले लो। ठीक है, सही है। अब जैसे ये सवाल है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, इस सवाल में हिंट बस सिंपल सी है, इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर एक्स बाहर रखो, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो आप बेटा यहाँ पे 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो न्यूमरेटर में, और नीचे आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर चल ही रहा है, ई एक्स। नाउ ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। अब आप स्प्लिट एंड डिवाइड करो, तो इस एक्स प्लस 1 के नीचे जब ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जाएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचेगा, बाजू में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर चल ही रहा है माइनस साइन के साथ। अब बस डिसाइड कर लो बेटा, ये आपका फंक्शन है, बगल वाला उसका डेरिवेटिव है, डिसाइड कर लो आराम से डिफरेंशिएट करके। नाउ ऐसा करते ही ये बन जाएगा ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। इस वेराइटी को बिल्कुल रट के चले जाना, इस वेराइटी के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं फिर से रोक के कह रहा हूँ, इस वेराइटी के सवाल एग्जाम में आपको 100% मिले। सॉर्टेड है। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, अब पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी को फटाफट से समझो। पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिसको आपको समझना है।
मैं आपको कुछ बेसिक से सलाह देना चाहता हूँ कि मतलब बहुत ही लो लेवल की सलाह है। लो लेवल की इन द सेंस कि उन बच्चों के लिए, लो लेवल मतलब उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पासिंग मार्क्स या जो सिर्फ इस चैप्टर से थोड़े बहुत नंबर कबाड़ना चाहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना आप क्या करो, टाइप 1 पूरा अच्छे से करके चले जाओ। जो जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो वाले टाइप करके चले जाओ। एक तो 1, 2 और एक 3, इस तरह के 3 टाइप करके चले जाओ। दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। आप ये लीनियर और क्वाड्रेटिक वाली छोड़ दो, लीनियर इंटू लीनियर का होल स्क्वायर वाली भी छोड़ दो, ये दोनों आप छोड़ दो। ठीक है, यहीं से काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे कैसे इसको ब्रेक करना है, अब सपोज कैसे ब्रेक करना है इस बात को समझो सब लोग। देखो जरा, अगर टाइप 1 का पार्शियल फ्रैक्शन आया, मतलब कि लीनियर अपॉन लीनियर लीनियर दिया हुआ है और न्यूमरेटर में डिग्री कम है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो उस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों लीनियर को इस तरीके से ब्रेक करना है। ए अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर, और यहाँ पे आपको ए और बी निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ए और बी की शॉर्ट ट्रिक होती है निकालने की, वो मैं बताता हूँ अभी क्वेश्चन में आपको। और मान लीजिए कोई लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, उसकी कोई डिग्री दे रखी है, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 ऐसा दे रखा है। हालांकि डिग्री 3, डिग्री 4 तक देगा नहीं, वो सिर्फ डिग्री 2 तक ही देगा आपको। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको ऐसे ब्रेक करना है, ए अपॉन वो लीनियर की डिग्री 1 प्लस बी अपॉन उस लीनियर की डिग्री 2 तक लेके चले जाओ। ये एक्स माइनस ए होगा, यहाँ एक्स माइनस ए का होल इस तरीके से। अब मान लीजिए 3 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में है, तो ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन 1 बाय 1 तीनों लीनियर फैक्टर को आप लिख दीजिए। दैट्स इट। ये 3 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करना सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपके नंबर यहाँ से आ जाएंगे। इसके अलावा देखो, अभी मैं यहाँ पे ये वाली बात ये सब छोड़ दो, मैं सवाल पे ले चलता हूँ। जैसे ये सवाल है, ये एग्जाम्पलर का एक सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखो, इसमें ऊपर एक लीनियर दिया है, ठीक है, ऊपर कुछ भी दिया उसको आप छोड़ दो। आप तो बस ये देख लो कि न्यूमरेटर की डिग्री कम है या नहीं है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, इतना सबसे पहले आपको चेक करना है। तो न्यूमरेटर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2x माइनस 1 में x की डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो 3 लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो उनको जब आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे तो x की डिग्री 3 खुलेगी। न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कम है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ये वाली बात समझ ली आपने। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे 3 लीनियर फैक्टर दिए हैं, ये 3 लीनियर फैक्टर को 1 बाय 1 आपको कोई अननोन कांस्टेंट, कोई अननोन अल्फाबेट के नीचे ले जाके लिखना है। आप इंटीग्रेशन के साइन को वहीं छोड़ दो, आप फंक्शन को बाहर बुला लो। फंक्शन के नाम पे हमारे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको आप लिख लीजिए a अपॉन पहला लीनियर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर प्लस c अपॉन तीसरा लीनियर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक सिखाता हूँ एबीसी को निकालने की। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह लेकर के एबीसी निकालते कंपेयर करके, एक तो वो तरीका है देसी, मतलब वो आम जिंदगी हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपको ए कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ए कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, आप क्या करो, अगर आपको ए कैलकुलेट करना है तो ए के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है इसको मन में 0 के बराबर कर दो। मन में आंखें बंद करो, x माइनस 1 को 0 के बराबर किया तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू निकाल लो। अब आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पूरा का पूरा जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें इस x माइनस 1 वाले फैक्टर को छोड़ करके बाकी सारे जगह पर आपको x को 1 पुट कर देना है। सर ये x माइनस 1 को क्यों छोड़ा? भैया उसको तो हमने 0 मान लिया, डिनोमिनेटर तो वैसे ही 0 नहीं होता है। तो आप क्या करो, इस x माइनस 1 को छोड़ करके बाकी सब में x को 1 डाल दो। जैसे ही बाकी सब में x को 1 डालोगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 दैट इज 1। न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जैसे आप 1 डालोगे 2 प्लस 1 3 हो गया, और यहाँ पे 1 डाला तो 1 माइनस 3 माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाई होके। तो ये आपके पास a की वैल्यू निकल करके आ गई। ऐसे ही आप b निकालोगे और ऐसे ही आप c निकालोगे। दैट्स इट। समझ गए क्या सब लोग? ठीक है, तो देखो जरा b कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब b कैलकुलेट करने के लिए b के नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर कर दो मन में। जैसे ही 0 के बराबर करोगे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब उस x की वैल्यू को उठा करके लेफ्ट हैंड साइड डालोगे, लेकिन इस फैक्टर को छोड़ देना, इस x प्लस 2 वाले फैक्टर को छोड़ करके बाकी सब जगह डाल देना। ठीक है, यहाँ पे आप छोड़ देना इसको, बाकी सब जगह x को माइनस का 2 डालो। जैसे ही न्यूमरेटर में x को माइनस 2 डालोगे तो माइनस का 4 माइनस 1 माइनस का 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस का 2 यहाँ डालोगे तो ये माइनस का 3 हो गया, इनटू ये मल्टीप्लाई में ना सब, इसलिए यहाँ माइनस का 2 डाला तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 5 हो गया। ये मिल करके 15 हो जाएगा प्लस का।
ठीक है, 5 से 15 कटेगा तो 1/3 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/3 आ गई। तो सीधा सीधा कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ, b इज माइनस का 1/3। ऐसे ही आपको c कैलकुलेट करना है। अगर आपको c कैलकुलेट करना है तो c के नीचे वाले फैक्टर को मन में 0 के बराबर डालो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू को इस फैक्टर को छोड़ करके बाकी सब जगह डाल देना है। जैसे x की वैल्यू 3 डालोगे ऊपर बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा 2 इंटू 3 + 2 हो जाएगा 5। ये 5 से 5 कटेगा तो c की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी। c की वैल्यू आ गई। अब ये abc की वैल्यू आते ही इस पर्टिकुलर इसको इक्वेशन 1 बोल दो सपोज, इस पर्टिकुलर इक्वेशन 1 में abc डाल दो और इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो जैसे ही मैं abc की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, देखना ध्यान से, मैं हाफ स्लाइड दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने इसमें डाला a की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2x - 1 डिवाइडेड बाय, इधर था x - 1 x + 2 x - 3 इक्वल टू a/x - 1, a की वैल्यू -1/6 था तो -1/6 x - 1 प्लस b की वैल्यू -1/3 आ गई थी इंटू x + 2 और c की वैल्यू 1/2 तो में x - 3। अब आपको चाहिए इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल करो, सब जगह पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। चलो भैया इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया अलोंग विथ x, ये इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, 1/6 माइनस का बाहर ले लिया, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन होता है ln mod x - 1, यहाँ से 1/3 माइनस का बाहर ले लिया, 1/x + 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod x + 2। हेलो बोर्ड चैंपियंस, कैसे हैं यार आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इंटीग्रेशन में एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, मतलब उसमें ऑलमोस्ट हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी बातें कर ली थी। लाइक हमने सब्स्टिट्यूशन पे बात कर ली थी, लाइक हमने बाय पार्ट्स पे बात कर ली थी। पार्शियल फ्रैक्शन वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा और आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, एंड देन उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का जो रिमेनिंग हिस्सा है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और यकीन मानिए हर एक वेराइटी कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक वेराइटी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बोर्ड पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर के लेंगे, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेंगे, और इसको फटाफट से खत्म करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे आया है, जरा इस सवाल को देखिए और इसको कोशिश करिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तो मोटा मोटा ये है तो एग्जाम्पलर का सवाल, लेकिन ये आने की पूरी संभावना रखता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना एक लीनियर दिया है और एक क्वाड्रेटिक दिया है, और सामने सामने आंसर पूरा का पूरा आपको परोस के दिया है। ये क्वेश्चन का आंसर सामने सामने आपको पूरा सामने रख के दिया है। आपको क्या करना है, आपको ए और बी कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है कई बार इस तरीके की वेराइटी में अगर चला जाता है। देखो यहाँ पर ना ये टाइप 1 का तो नहीं है, ये टाइप 2 का पार्शियल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे ब्रेक इसको? देखो आपके सामने लिखा हुआ है 1 लीनियर इंटू में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। अगर 1 में लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक लिखा है तो आप लिखेंगे इसको a लीनियर, और क्वाड्रेटिक के लिए आप लिखेंगे bx + c डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब यहाँ पर आपको abc की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों तरफ और सॉल्व करेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो इधर 1 बनेगा, इधर बनेगा a टाइम्स ऑफ x² + 1 प्लस bx + c इज मल्टीप्लाइड बाय x + 2। ठीक है, नाउ ये बन जाएगा a1 = ax² प्लस में a, प्लस इधर आप bx + c को x + 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा bx² प्लस का 2bx प्लस का cx प्लस का 2c। अब आपको कंपेयर करना है, x² के कोएफिशिएंट कॉमन लेकर के कंपेयर कर लो, x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, कांस्टेंट कंपेयर कर लो। अगर आप x² की बात करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां से बनेगा ये a + b = 0, फिर आपके पास x के कोएफिशिएंट के नाम पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2b + c, ये भी 0 हो जाएगा। कांस्टेंट के नाम पे a + 2c लिखा हुआ है, ये 1 बन जाएगा। अब ये 3 इक्वेशन आ गई आपके पास। इन तीनों इक्वेशन को 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके c को खत्म कर दिया, तो ये बन जाएगा 4b, है ना। 4b और 2c से 2c कैंसिल, 4b माइनस का a = माइनस का 1, और यहाँ से मैंने उठाया कितना, b + a या a + b = कितना, 0 उठा के रख दिया। इन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे ऐड करूंगा a से a कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 5b = -1। तो हैंस यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1/5। ये मेरे पास b की वैल्यू निकल करके आ गई।
अब मुझे ए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बी की वैल्यू को उठा करके किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा तो ए आ जाएगा। ध्यान से देखना आप। हाँ भाई, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ए और बी की वैल्यू निकाल के ऊपर रख देंगे, देखो बी की वैल्यू तो -1/5 आ गई। अब मुझे ए निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ए प्लस बी आपके पास 0 है, तो बेटा ए की वैल्यू +1/5 आ जाएगी, ठीक है। प्लस का 1/5 ए की वैल्यू आ गई। अब एक इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, a + 2c = 1, तो यहाँ से c निकाल लीजिए, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1 - का a डिवाइडेड बाई 2। बेटा जी 1 - का a कितना है, 1/5 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, तो यहाँ से c आ जाएगा कितना, 5 1 जा 5 - 1 4/5, ये हो जाएगा 2/5 के बराबर। अब ए बी सी की वैल्यू को उठा करके आप ऊपर लेके जाइए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो a/x + 2 था वहां पर, ये बन जाएगा। अच्छा, आपको वैसे भी ए और बी ही निकालना है, ठीक है, हालांकि इंटीग्रेशन आप करोगे ही यहाँ पे। तो आप इंटीग्रेशन जब करोगे ना बेटा, तो यहाँ पर आप रख दीजिए, इस इक्वेशन में थोड़ा सा रख दीजिए, इंटीग्रेशन थोड़ा सा कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा यहाँ से आपको a की वैल्यू -1/10 और b की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। मोटा मोटा यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है इस तरीके की फोटो में, ABC आपको निकाल करके पुट करना था। सॉर्टेड है। ये क्वेश्चन की वैरायटी बड़ी आसान है, ठीक है। अब ये हो गया डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमारा खत्म, जो कि हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर था। अब हम बात करेंगे बेसिक पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक अगर देखा जाए तो ये एरिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये हर बच्चा जानता है, ठीक है। हर बच्चा ये बात जानता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया जो होता है वो आपका बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन से काउंट किया जाता है। अब अगर आगे चलें कैसे लिखते हैं, तो भैया ए से लेकर के बी तक आप इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो और फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो। जैसे कि मान लो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, इसमें आप लिमिट लगा दो ए से लेकर के बी तक, कांस्टेंट आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगाते ही बन जाएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यकीन मानिए ये आपका फिक्स आंसर होता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल करके आती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सारी कहानी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ये सारी थ्योरम्स यहाँ पे बेसिक यहाँ मेंशन कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। ये सारी कहानी देखो, ये यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये जो बात समझाई वही बात यहाँ पे लिखी हुई। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को आप देख लेना एक बार, ये पूरी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। स्पेशली किंग रूल वाली प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा ज्यादा आप फोकस करना, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, ठीक है। एग्जाम में किंग रूल से सवाल बेटा मिलेगा ही मिलेगा आपको, या राइट है, यकीन मानिए किंग रूल का सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। किंग से नहीं आया तो क्वीन से मिल जाएगा, नहीं आया तो इस लिमिट स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी से आ जाएगा, लेकिन कोई ना कोई पर्टिकुलर वेराइटी से सवाल डेफिनेट का आने ही आना है एग्जाम में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जरा देखो इस सवाल को हम कैसे डील करेंगे। तो देखो यहाँ पे बोला है इंटीग्रेशन में 0 से π/6 सेक स्क्वायर x माइनस π/6 को हमें सॉल्व करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम होता है उसको आई से लेट कर लेना, ठीक है, उसको आई से इक्वेट कर देना। अब देखो ये सेक स्क्वायर x माइनस π/6 लिखा है, हम सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा tan थीटा या 10x, x के प्लेस पर x माइनस π/6 लिखा है तो इसको आप पूरा लिख दीजिए और इसमें आप लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर के π/6 तक, ये लिमिट हमने लगा दी। अब ध्यान से सुनना, ये लिमिट लगाने के बाद आपको क्या करना है, x की जगह अपर लिमिट डालना है, फिर लोअर लिमिट डालना है। जैसे ही x की जगह आप अपर लिमिट डालेंगे, ठीक है, तो π/6 डालते ही 10 π/6 माइनस π/6 मतलब 10 0 हो जाएगा, माइनस जब आप 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 10 0 माइनस π/6 मतलब कि माइनस का π/6। और फर्दर अगर आप देखोगे तो i इज इक्वल टू 10 माइनस थीटा, माइनस का 10 थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 π/6, 10 π/6 मतलब 10 30 मतलब 1/√3। तो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो 1/√3 होगा, दैट्स इट। तो देखें जरा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो, सेकंड क्वेश्चन हमें जो दिया है इसको जरा देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन। अब यार देखो log ऑफ sin x माइनस log ऑफ 2 cos x का इंटीग्रेशन हमें करना है और लिमिट 0 से π/2 दे रखी है, तो इसमें आप किंग रूल अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन log sin x का नहीं होता, log sin x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि सर cot x होता है तो आप गलत सोच रहे हैं, वो डिफरेंशिएशन होता है, यकीन मानिए वो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किंग रूल अप्लाई कर दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अगर आप किंग रूल अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log
किंग रूल क्या कहता है? किंग रूल कहता है कि x को आप रिप्लेस करो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ पर आप x को किससे रिप्लेस करोगे? पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो ये बन जाएगा log साइन पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू log cos x माइनस log में ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, या cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ऐसा हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हमने बोल दिया। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। ठीक है, दोनों को ऐड किया हमने तो लेफ्ट हैंड साइड i प्लस आई 2i हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन की लिमिट, ये बन जाएगा log में साइन एक्स प्लस log में cos x, और ये माइनस का log 2 cos x माइनस का log 2 sin x, ये मिलकर के हो जाएगा। इसको एज इट इज ही रखा रहने दो, ठीक है, इसमें कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इसको एज इट इज ही रहने दो, एज इट इज रहने दो, ठीक है। माइनस का log 2 cos x माइनस का log 2 sin x, ये एज इट इज रहा, और dx, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो ध्यान से देखना, log m प्लस log n क्या होता है बेटा? log m इंटू n, यही होता है। ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर के पाई बाय 2, ध्यान से देखना, हो जाएगा log में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर भी log m प्लस log n की फोटो बन जाएगी, ये बन जाएगा log में 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कुछ ऐसी फोटो बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो? अंदर ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते ही ये log m अपॉन n की फोटो में कन्वर्ट होगा। इसको आप लिखेंगे log m माइनस log n, माइनस इसको भी आप एक छोटे ब्रैकेट में डाल दो तो log m इंटू n लिखा है, इसको फिर से स्प्लिट कर दो तो इट बिकम्स log 2 प्लस log 2 साइन इंटू कॉस। अब देखो प्लस की जगह मैंने माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ऐसा करते ही ये वाली पार्टी पूरी कैंसिल हो जाएगी, माइनस का log 2 माइनस का log 2 बन जाएगा, माइनस का 2 log 2 पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पूरा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ आपका 2i चल रहा है, माइनस का 2 log 2 पूरा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में सिर्फ 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन और dx, और लिमिट आपकी चल रही है 0 से पाई बाय 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया तो बन जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का log 2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर माइनस लोअर करोगे तो पाई बाय 2 माइनस 0 हो गया, तो हैंस यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2 log 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो माइनस खत्म करके इसको पाई बाय 2 log 1 बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि log की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है उसको हम जानते हैं सब, इट कैन बी रिटन ऑल्सो लाइक पाई बाय 2 log ऑफ 1 बाय 2। दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों में से कोई भी आंसर अगर आप एग्जाम में लेके आएंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। क्या हर एक प्राणी को ये सवाल का जवाब क्लियर है? क्या हर एक बच्चे को ये सवाल का जवाब क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका आंसर एक बार देख लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, सॉर्टेड है यहाँ तक की कहानी। आगे बढ़ते हैं अब। ऑलराइट, सो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो फिर से सीबीएसई 2023 का सवाल है, और यकीन मानिए जो भी वैरायटी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करी है उसमें आप बस लिमिट लगा दो। मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज हैं उसमें कहीं ना कहीं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ही सवाल में एग्जामिनर ने सिर्फ क्या किया? लिमिट लगा दी। उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी, उसी क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई कर दी और बोला कि इसको सॉल्व करके बताइए। अब जैसे ये सवाल है, आप इसमें लिमिट हटा दोगे तो आप बहुत इजीली पाओगे कि यार ये तो एनसीईआरटी का सवाल है जिसमें बाय पार्ट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, एक फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो बाय पार्ट्स क्या कहता है भैया? आप आइलेट रूल से पहले फंक्शन की प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए, फर्स्ट किसको असाइन करना है, सेकंड फंक्शन किसको असाइन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पहले नंबर पे है और एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी बाद में है। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन एक्स और ई की पावर एक्स अपना सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो बस बाय पार्ट से इसको सॉल्व करना है, लास्ट में हमें लिमिट लगा देना है, या आप चाहें तो लिमिट पैरेलली भी लगा के चलेंगे तो आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको मैंने लिखा i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होगा। इसको लेट से i मान लीजिएगा, ध्यान रखना इसका रोल अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। और इस पे लिमिट लगा दी अपन ने 0 से लेकर के पाई बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, लिमिट लगा दी 0 से लेकर के पाई बाय 2, और ये आपका इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ तक सॉर्टेड एकदम।
अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, तो ऐसे तो फिर सिलसिला चलता जाएगा, बाय पार्ट्स कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इसीलिए मैंने कहा था कि फंक्शन में इनिशियली आप उसको आई लेट कर लो, क्योंकि जैसे ही आप दोबारा बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन आई बनने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन एक्स एज इट इज रखा, ई पावर एक्स, अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट लगा देते हैं, तो साइन 90 हो जाएगा 1 इंटू ई की पावर पाई बाय 2, माइनस 0 डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, cos x इंटू ई पावर एक्स में इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन असाइन किया, तो फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, लिमिट लगा दी 0 से लेकर के पाई बाय 2, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा प्लस बाहर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, लिमिट लगा दी 0 से लेकर के पाई बाय 2, इंटीग्रेशन का यहाँ पे बंद कर दिया ब्रैकेट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये फिर से माइनस में कन्वर्ट होगा, और जैसे ये माइनस में कन्वर्ट होगा ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बेटा आपका आई बन जाएगा। ध्यान से देखो, यस और नो, यहाँ से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप 1 बोल दीजिए इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 से ये पूरा आई बन गया, तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई की पावर पाई बाय 2 माइनस cos x इंटू ई पावर एक्स में लिमिट अप्लाई कर दिया, तो अपर लिमिट डाला cos 90 पूरा 0 कर देगा, माइनस 0 डालोगे cos 0 1 ई की पावर 0 1 हो गया, और ये माइनस का इधर आई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी एकदम सॉर्टेड है सबको। अब ये माइनस का जो आई है ये उठ करके लेफ्ट हैंड साइड वाले आई के पास जाएगा, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, इधर माइनस और माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर पाई बाय 2 प्लस का 1। फाइनली अगर आप आंसर पे पहुंचेंगे तो 2 से आप डिवाइड लगा दीजिए, तो हो जाएगा हाफ टाइम्स ई की पावर पाई बाय 2 प्लस 1, दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा वियर्ड आंसर जरूर है लेकिन यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर, आपका आंसर एकदम सॉर्टेड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, तो आपको इनडेफिनेट को तो बिल्कुल अच्छे से करना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सीबीएसई 2023 का सवाल है, और मैं इतने सालों से मेरे तजुर्बे से मैं कहता आया हूँ, मैं 6 साल से लगभग पढ़ाया हूँ ऑफलाइन में। जब भी एनसीईआरटी खुलती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज आती है, ये उस एक्सरसाइज का सवाल है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इस सवाल पे मैं हर बार स्टार लगवाता हूँ, और मुझे इसका आंसर भी याद है। इसका आंसर आ जाएगा बेटा पाई बाय 8 log 2, ये इसका आंसर आने वाला है तरीके से। क्या मुद्दा है, कैसे करेंगे और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह जेईई में इस्तेमाल किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत बार ये रिपीट हुआ है सवाल, 2023 में फिर पूछ लिया, हो सकता है 2024 में फिर पूछ ले। तो आप सबसे पहले इसको आई मान लीजिए, आई मानने के बाद इसमें किंग रूल अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप किंग रूल अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10 एक्स को आप लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस का एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया पाई बाय 4 माइनस एक्स से, dx लगा दिया। नाउ यहाँ पर आपको लगाना है tan a माइनस बी का फॉर्मूला अंदर ही अंदर, तो थोड़ा फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। तो इसको हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 4, ये जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा। जहां भी tan a आ रहा है उसका मतलब tan पाई बाय 4 होता है, tan पाई बाय 4 1 होता है, उसके प्लेस पर मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। अब अगर आप थोड़ा सा राइट हैंड साइड चल के देखते हैं कि क्या इसमें आगे हम कर सकते हैं, अब यहाँ पे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेते ही ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 4 लॉग ऑफ, जैसे मैंने एलसीएम लिया 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन कितना 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, तो 1 प्लस 1 ऊपर 2 हो जाएगा बेटा, है ना, ऊपर 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, इस तरह की फोटो आ जाएगी। अब एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं लॉग के अंदर, दैट इज log m अपॉन n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस log में 1 प्लस 10x, और इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। जैसे ही आप इंटीग्रेशन को अलग अलग करोगे और इसको जैसा मैंने बताया प्रॉपर्टी से लिखोगे, तो इट बिकम्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 log 2 अलग हो गया dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 10x अलग हो गया और dx। अब ध्यान से देखो, ऐसा करते ही ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन फिर से आपका i बन जाएगा, क्योंकि सवाल में ये पूरा i हमने लेट किया।
ये पूरा माइनस का आई बन गया, ये माइनस का आई उठ करके लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो आई प्लस आई इधर हो जाएगा 2i। log 2 बेटा आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई x की टर्म अवेलेबल नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ से log 2 आप बाहर ले लीजिए, अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और लिमिट आपको 0 से π/4 लगा देनी। log 2 एज इट इज रहेगा, π/4 माइनस 0 अप्लाई कर दोगे तो इट बिकम्स π/4 log 2। अब देखो इधर से आप 2i को i में कन्वर्ट करोगे तो 2 से डिवाइड लगा दोगे तो हेंस इट बिकम्स π/8 log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था कि स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह इसको बच्चा याद करके जाता है, हर एक जेई एस्पिरेंट को ये रिजल्ट याद होता है। तो आप बोर्ड एस्पिरेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करना है, आपको भी याद करना है, रिजल्ट याद रहेगा तो प्रोसेस याद रहेगी, प्रोसेस याद रहेगी तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, एकदम सॉर्टेड था, 2023 में आया था। इस सवाल को बिल्कुल आप रट जाइए, ठीक है, इस सवाल को बिल्कुल रट के चले जाइएगा बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 2023 का एक छोटा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो मुझे लगता है कि इनिशियली हमें यहाँ पे एलसीएम ले लेना चाहिए, थोड़ा सा e की पावर माइनस एक्स को 1/e की पावर एक्स लिख के एलसीएम ले लेना चाहिए, फिर हम शायद e की पावर एक्स को टी पुट करेंगे तो मामला थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाएगा। ये जो खतरनाक लिमिट दिखाई दे रही है लॉग में, ये खतरनाक लिमिट्स जो है ये आपकी छोटी लिमिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, e पावर माइनस एक्स को 1/e पावर एक्स लिख के एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा, इधर लिखते हैं, हो जाएगा 1/e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर x, तो अपॉन वाला e की पावर x ऊपर चला गया, इनटू यहाँ भी बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1/e की पावर x, तो फिर से ये e की पावर x ऊपर भाग गया। तो फाइनली जब आप इसको कन्वर्ट करोगे एलसीएम वगैरह लेकर के, तो ये फाइनली बन जाएगा e की पावर में 2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड e की पावर 2x माइनस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट dx, और आपकी लिमिट चल रही है log √2 से लेकर के log √3, ये लिमिट आपकी चल रही है, उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट e की पावर 2x को t, तो आप e की पावर 2x को बेटा t लेट कर लीजिए, जो आप लेट करते हैं उसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt, या फिर e की पावर 2x dx कैन बी रिटन एज dt/2। तो न्यूमरेटर में ये जो कुछ भी लिखा है e की पावर 2x dx, ये पूरा dt/2 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर ले लो, dt अंदर रखो, डिवाइड में e की पावर 2x को बेटा हम t लिखेंगे, तो ये जाएगा t प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट और t माइनस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट। अब मुद्दा ये है कि अगर आपने e की पावर 2x को t मान लिया है तो लिमिट कैसे चेंज होगी, लिमिट चेंज करना सुपर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और आप ध्यान से देखना लिमिट बहुत छोटी छोटी निकल के आएगी, नंबरों में निकल के आएगी, लॉग पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप x की जगह log √2 रखोगे, ध्यान से देखना, मैं एक निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा e की पावर में 2 टाइम्स x को रखा आपने बेटा log √2 रखते ही सबसे पहले ये 2 पावर जम प्रॉपर्टी से √2 की पावर में चला गया, log से e हट जाएगा, √2 का इसका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लोअर लिमिट बेटा आपकी 2 आ जाएगी, ऐसे ही अपर लिमिट बेटा आपकी 3 बन जाएगी। सोच लो आराम से, सिमिलरली आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गई। अब ये जो सवाल है, ये सवाल बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल बन गया, और वो भी टाइप 1/1 में t प्लस 1, 1/1 में t माइनस 1 लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इन दोनों ब्रैकेट का डिफरेंस क्रिएट करके ऊपर आप सीधा सीधा एक कोई कांस्टेंट बैलेंस कर सकते हैं। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि भैया t प्लस 1 में से t माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 होना चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 डिवाइड में लेके चला। तो बेटा न्यूमरेटर में जो 2 है उसको आप t प्लस 1 इंटू t प्लस 1 माइनस t माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इट बिकम्स, मैं नीचे लिखता हूं, थोड़ा नीचे ले जाके लिखता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा बाहर, 2 2 4 हो गया, ये वाली बात। न्यूमरेटर में जो 2 है उसको हम लिख सकते हैं t माइनस 1, और सॉरी t प्लस 1 माइनस ऑफ t माइनस 1, और जो होल डिवाइड में है उसको आप स्प्लिट एंड डिवाइड कर दीजिए दोनों ब्रैकेट को। ठीक है, जो दोनों ब्रैकेट हैं आपके उनको आप स्प्लिट एंड डिवाइड कर दीजिए। तो पहला ब्रैकेट है आपका t प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट है t माइनस 1, यहाँ भी आपने रख दिया, और dt। ऐसा करते ही आप ध्यान से देखना, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, इधर t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल, दैट्स इट। इंटीग्रेशन करना है, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है। लिमिट आपकी t में चल रही है 2 से लेकर के 3 तक, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/4, 1/t माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod t माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा ln mod t प्लस 1। ठीक है, और लिमिट आप लगा दीजिए 2 से लेकर के 3 तक।
थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से, हम इसको log m माइनस log n लिख देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इट बिकम्स 1/4 ब्रैकेट में हो जाएगा log mod t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 और आपकी लिमिट 2 से लेकर के 3 तक। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 1/4, 3 अप्लाई करेंगे तो जाएगा ln 2/4 माइनस 2 अप्लाई करेंगे तो जाएगा ln 1/3। ओके, ln 2/4 को 1/2 लिख दो, पाई इज इक्वल टू 1/4 ln 1/2 माइनस ln 1/3। आप चाहें तो 1/2 1/3 को और ऊपर ले जाके थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए इसको, ठीक है, वैसे तो वो भी आंसर है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ln माइनस का ln 2 प्लस का ln 3, थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इसके लिए, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसा करते ही ये बन जाएगा फिर से 1/2 फाइनली ln 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई कांस्टेंट ऐड मत करना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ पे ऐड नहीं करना होता है, दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4 ln 3/2। बिल्कुल यही फॉर्मेट में इन्होंने भी आंसर को लिखा है। तो मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ, ठीक है, मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि भैया आपको क्या करना है, जब भी इंटीग्रेशन का सवाल हो, स्पेशली इनडेफिनेट का, चलो ये तो डेफिनेट का था, इनडेफिनेट में बड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है चीज़ें कि यार हमें समझ में नहीं आता है कि एंड कहाँ करें सॉल्यूशन को। मैं कहता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके उतना आप उसको स्ट्रेच करिए अपने सॉल्यूशन को, सिंप्लीफाई फॉर्म में जितना आप लिख करके आएंगे उतना आसानी से आपके नंबर मिलेंगे आपको। वरना कई बार हो सकता है कि अगर मान लो आपने आधा अधूरा बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है स्टेप मार्किंग हो जाए, है ना। तो स्टेप मार्किंग से बचने के लिए आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। और सेम कहानी रिपीट कर रहा हूं मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसी वन शॉट सीरीज में पढ़ने जाएंगे तो वहां पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, होती है, जनरली होती है बच्चों को कि यार कहाँ पे सवाल को एंड करें। तो मैं यही कहता हूं कि जितना हो सकता है आप उसका उतना सॉल्यूशन लेकर के चले जाइए, स्ट्रेच करिए अपने आंसर को, क्योंकि आंसर की से तभी जब वो मैच करेगा ना, तो तभी मैच होगा जब आप उसको मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करेंगे। वरना फिर हो सकता है कि वो जो एग्जामिनर है उसके आंसर की में आंसर कहीं और एंड में लिखा है, आपका कुछ और लिखा है, वो मिसमैच कर गया, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा इतना। वो आप उसके कोई सगे तो हो नहीं, रिलेशनशिप में तो मतलब आपका कोई रिश्तेदार, वो आप उसके रिश्तेदार के बेटे तो हो नहीं। वो क्या करेगा, वो करेगा ठीक है फटाफट फटाफट उसको तो चेक करना, उसको तो हर एक कॉपी का पैसा मिल रहा है चेकिंग का, तो उसको क्या पड़ी है, ठीक है। एनीवे चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे ख्याल से लास्ट या सेकंड लास्ट सवाल है, ये सेशन आपका खत्म हो जाएगा, छोटा सा सेशन है, ठीक है। अब ये प्योरली किंग रूल का सवाल है, दिस इज प्योरली किंग रूल। क्या है ये प्योरली किंग रूल? सर आपको कैसे पता किंग रूल का सवाल है? फिर से रट के आए हो? मैंने कहा नहीं, किंग रूल का सवाल जब भी इंटीग्रेशन में आता है तो बेटा बहुत सिंपल सी फोटो होती है। इंटीग्रेशन में एक फंक्शन ऊपर लिखा होता है f(x), फिर वही फंक्शन रिपीट किया हुआ होता है डिनोमिनेटर में, उसी फंक्शन को रिपीट करके लिखते हैं, प्लस उस फंक्शन में x के प्लेस पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x करके लिखा रहता है। अब आप ऑब्जर्व करो, अंडर रूट में 4 माइनस एक्स न्यूमरेटर में लिखा है, वही अंडर रूट में 4 माइनस एक्स वापस से डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यस और नो? तो सर इस अंडर रूट 4 माइनस एक्स में किसी ने फिर x की जगह पर लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करके लिखा होगा, तो बेसिकली ये रूट एक्स जो है ना ये वही है। आप देखो अंडर रूट में 4 माइनस एक्स की जगह पर लोअर प्लस अपर माइनस एक्स लिखो, लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 3 है, तो 1 प्लस 3 दैट इज 4 माइनस एक्स लिख दिया। जैसे ही माइनस अंदर खुलेगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स हो गया और बाहर अंडर रूट चल रहा है तो ये रूट एक्स हो गया। तो अल्टीमेटली फोटो आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि किंग रूल कैसे आइडेंटिफाई होता है। ओके, अगर ये किंग रूल का सवाल है तो किंग रूल अप्लाई कर दो, इसको आई मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे किंग रूल, अप्लाइंग किंग रूल, किंग रूल बेटा जैसे इसमें अप्लाई करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आई ही रहेगा, राइट हैंड साइड आपका 1 से लेकर के 3 इंटीग्रेशन की लिमिट, अंडर रूट में ऊपर x बन जाएगा, नीचे ये वाला जो अंडर रूट में x है ये अंडर रूट में 4 माइनस एक्स हो जाएगा और बगल वाला फिर से रूट एक्स हो जाएगा dx, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब किंग रूल की खास बात ये होती है कि जब भी किंग रूल अप्लाई किया जाता है और अप्लाई करने के बाद अगर डिनोमिनेटर सेम आता है तो दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है। अब आप देखो स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर और 2 का डिनोमिनेटर बिल्कुल डिट्टो सेम आ गया, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2i बन जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई बन जाएगा 2i, और बेटा राइट हैंड साइड में आपके पास 1 से लेकर के 3 इंटीग्रेशन की लिमिट, ऊपर रूट एक्स प्लस रूट में 4 माइनस एक्स और नीचे भी आपके पास रूट एक्स प्लस रूट में 4 माइनस एक्स बचेगा। और आप ध्यान से देखो ये दोनों के दोनों डब्बे ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाए, 1 बचेगा,
1 का इंडिकेशन x हो जाएगा, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू एक्स, 1 का इंडिकेशन x कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी 1 से 3, है ना, 3 डाला अपर माइनस लोअर डाला तो 3 - 1 हो जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कटा तो बेटा i की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। लेट मी शो यू द आंसर। यस, इस इंटीग्रेशन का आंसर बेटा आपके पास 1 आ गया। दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा सवाल था, पर आपको ये यकीन करना भी पड़ेगा कि किंग रूल एकदम आसान होता है। किंग रूल की प्रोसेस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अप्लाई करने के बाद कैसे ऐड करते हैं, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आप अपने लिए रखिए। और यकीन मानिए बड़ा आसान सा सवाल है। नीचे जो x log x का होल स्क्वायर लिखा है इसको आप ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू log x का होल स्क्वायर, और यहाँ से x स्क्वायर अंडर रूट से बाहर ले लीजिए, फिर log x को t पुट कर लीजिए, खत्म हो गया। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल था। तो इसको आप होमवर्क में रखिए, इसको ट्राई करना, इसका पूरा सॉल्यूशन मेंशन है, आपको पूरी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो अगर मान लो आप अटकते हैं कहीं पे, फंसते हैं कहीं पे, तो आप सॉल्यूशन को देख करके भी अपने आंसर को समझ सकते हैं। ऐसे ही ये एग्जाम्पलर का सवाल है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होम असाइनमेंट है। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको भी आप ट्राई करना घर पे, राइट है। और इसके बाद ये एक और एग्जाम्पलर का सवाल है, ये बाय पार्ट्स का सवाल है, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसको आइलेट्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो लॉगरिथमिक पहले आता है और एल्जेब्रिक बाद में आएगा। तो x को सेकंड और log 1 + 2x को फर्स्ट मान करके इसमें आप बाय पार्ट्स लगा देना, लिमिट लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का सवाल हमने पहले कर लिया है, x स्क्वायर log 1 + x स्क्वायर करके कुछ था ना, वो सवाल हमने कर ही लिया है। ठीक है, तो ये यार ये यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन वाला सेशन पूरा एंड हो जाता है। हर एक वेराइटी हमने कोशिश किया है कि हर एक वेराइटी हम कवर करें, और हमने ये भी कोशिश किया है कि तीनों सेगमेंट को इक्वली हम लेके चलें। आपके PYQs, वो भी लेटेस्ट वाले, आपकी NCERT और आपके एग्जाम्पलर, तीनों से जितने क्वेश्चन अच्छी वेराइटी के बन सकते हैं वो सब हमने इस सेशन में किए हैं। अब आप सेशन PDF बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो। अगर आप नए बच्चे हैं तो बिल्कुल आप टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखो, वहां पे आपको सारे अपडेट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन वाला हमारा सेशन यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद जो अगला सेशन होगा वो एरिया अंडर द कर्व का होगा। प्रोबेबली एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन को मिक्स करके लेंगे, क्योंकि समय अपने पास कम बचा है। आज 14 फेब खत्म हो जाएगा, 15 और 16 वाला पार्ट है, 17 तक आप इन वन शॉट रिवीजन को देखें, फिर 18 से आप अपने इंग्लिश के पेपर को पढ़ना शुरू कर दें। इंग्लिश का भी उतना ही वेटेज रहता है, क्योंकि स्कोर तो हर एक में करना है। 75% अकेला मैथ्स थोड़ी दिला देगा, या अकेले आपके तीनों कोर सब्जेक्ट थोड़ी दिला देंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। माना कि ये 3 सब्जेक्ट आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन इक्वली केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के अलावा इक्वली आपका इंग्लिश और जो भी कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन वाला पार्ट है वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। या अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो हिंदी, इंग्लिश वाला पार्ट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर तो वहाँ भी आपको लाने हैं, और वहाँ पे नंबर लाना कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इक्वली आपको पढ़ना है, राइट है। चलो, तो ये सेशन खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया से मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, टेंशन फ्री होके। वेदांतु के हम सारी टीम आपके साथ है, सारे टीचर्स की टीम आपके साथ है। किसी भी बात को लेकर के परेशानी हो, कमेंट में लिख देना। कोई भी और इस तरह का कंटेंट आपको चाहिए, लगता है कि सर ये वाला कंटेंट आप मुझे मतलब हमें फ्री में दे दीजिए, हम उसको पहले प्रायोरिटी में लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।